एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 8 जो कि होगा जनरल अवेयरनेस का। और ये उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या आपका जनरल नॉलेज आता है, जीके आता है। चाहे वो DSSB हो, NVS हो, KVS हो, सुपर टेट हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर जनरल अवेयरनेस आता है। यहाँ पर हम मॉक टेस्ट की फॉर्म में अपना सेशन डिस्कस करते हैं। हाल ही में आपको मतलब जो आगे एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है वो DSSB का है, जिसमें 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं। तो हम अपने इस मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस वही हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उन सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है जो कि DSSB का, चाहे PRT हो, TGT हो, PGT हो या फिर नॉन टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब तक के 7 टेस्ट हम कर चुके हैं, ये आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जिसका GA मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पर सारे आपको मॉक टेस्ट जो अभी तक हुए वो मिल जाएंगे। और ये सारी PDF भी हम आपको दे देते हैं। सेशन के बाद मैं आपको बताऊँगी PDF कहाँ पर आपको मिलेगी। सेकेंड थिंग, DSSB के जनरल अवेयरनेस के हिंदी सेक्शन के जो जनरल पार्ट में आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 10 नंबर का TGT में आता है और 20 नंबर का PGT में, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने काफ़ी सारे डिस्कस करे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसका नाम है DSSB PYQ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। आप चाहो तो प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हो, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद से जो कमान थी भारत की वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई थी और ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो 1858 से, यानी कि अगले ही वर्ष से 1858 से ख़त्म हो गया था या समाप्त हो गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है हिस्ट्री से, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं यहाँ सेशन के अंदर ही जो भी आपको 20 क्वेश्चन कराऊँ वो आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी PDF में आपको दे देती हूँ रिवीजन के लिए, आप रिवाइज़ कर सकते हो वहाँ से। तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, शासन था, वो समाप्त हो चुका था। जहाँ पर इंग्लिश की आवश्यकता होगी वो इंग्लिश में मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि भारत हिंद महासागर आयोग में किस भूमिका में शामिल हुआ था? इंडिया इन विच रोल हैज़ इंडिया जॉइंड इंडियन ओशन कमीशन? इंडियन ओशन कमीशन में किस रोल में भारत ने ज्वाइन किया था? तो एज एन ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक के रूप में भारत ने हिंद महासागर आयोग में जो है ज्वाइन किया था या शामिल हुआ था एज एन ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड आपसे कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेज़ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट से। तो इंटरनेशनल वीमेन डे कब सेलिब्रेट होता है? हमेशा हर साल 8 मार्च को, 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में 2024 के इंटरनेशनल वीमेंस डे का थीम बताना है, लिखना है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम था वो क्या था, ठीक है। 8 मार्च याद रखना, इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जो पतंग उत्सव है वो आपका पूछा है कि ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? पतंग उत्सव, ठीक है। पतंग उत्सव कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो ये पतंग उत्सव है, ये मनाया जाता है आपके गुजरात में, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं ना स्टेट के, उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काइट फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो आपको याद रखना है विद गुजरात, ठीक है। पतंग फेस्टिवल या काइट फेस्टिवल की जहाँ पर बात आएगी तो आप गुजरात को मार्क वहाँ पर करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, शफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? अगर आप पहले के सेशंस मेरे देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि म्यूज़िक से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे SSC का हो, DSSB का हो। GS का जहाँ पर पोर्शन है और ठीक ठाक पोर्शन है 15 से 20 नंबर का, तो वहाँ पर एक म्यूज़िक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो शफात अहमद खान, जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि वो किस घराने से हैं,
या वो किस इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं। तो जो शफ़ात अहमद खान साहब हैं ये तबले के लिए जाने जाते थे या हैं, ये आप याद रखिएगा। तो शफ़ात अहमद खान इज़ एसोसिएटेड विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तबला। तो अब से नहीं भूलिएगा, जब भी शफ़ात अहमद खान साहब की बात आए तो तबला आपको याद नाम रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपसे पूछ रहा है कौन सा राज्य और नृत्य, दो पेयर आपको दिए हैं, स्टेट दिया है और डांस फॉर्म दी है उस स्टेट की, कौन सा सही नहीं है ये पेयर पूछा है। अगर आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी में आप पढ़ोगे कौन सा पेयर सही है, विच पेयर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है सही उत्तर करने के लिए। गलत पेयर बताना है, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो केवल दो, जो सेकंड वाला है ना, ये जो डांस फॉर्म है वांगला, ये तेलंगाना की नहीं है। बाकी पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा गलत है, ठीक। इसका मतलब जो खुआलम डांस फॉर्म है, खुआलम, दैट इज़ रिलेटेड टू मिज़ोरम, और चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्टली सीधा सवाल भी पूछा जाता है, चरकुला किस स्टेट से बिलोंग करता है डांस फॉर्म। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो दो, सेकंड ऑप्शन गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है। मिज़ोरम से बिलोंग करता है खुआलम, ठीक है, और यूपी से बिलोंग करता है आपका चरकुला नृत्य। क्लियर हो गई इतनी बात, अब भूलिएगा नहीं कभी भी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान कीमत पर जीडीपी का मूल्य क्या होता है, क्या कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज़ व्हाट। तो द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइस इज़ नॉमिनल जीडीपी। उसको हम क्या बोलेंगे, जो मैंने इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़ा है उसका जवाब इंग्लिश में है नॉमिनल जीडीपी। और हिंदी में पढ़ लेते हैं कि वर्तमान कीमत पर जो जीडीपी का वैल्यू होता है वो उसको कहा जाता है मौद्रिक जीडीपी, यानी कि नॉमिनल जीडीपी। तो ये भी याद रखना, ही इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। करंट प्रिवेलिंग प्राइस पे जो जीडीपी की वैल्यू होगी वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी, ये आपको याद रखना है। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी आपका जो सवाल है इकोनॉमिक्स से ही है। सवाल है, जब कर यानी कि टैक्स, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो तो बजट में उसको क्या कहा जाता है। व्हेन टैक्स कलेक्शन एक्सीड्स द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर द बजट इज सेड टू बी इन सरप्लस अमाउंट, यानी कि अधिशेष। तब बजट क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है कि भाई ये सरप्लस बजट है। कब, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से ज़्यादा हो, जो हमें टैक्स से मिल रहा है जब वो ज़्यादा हो आवश्यक आय से, तो उस बजट को अधिशेष या सरप्लस बजट कहते हैं। यानी कि जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर जितना खर्चा होना है उससे, तो उससे हम सरप्लस बजट या सरप्लस अमाउंट कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अच्छा सवाल था। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन है आपके सामने कि जो सूरज होता है, सूर्य, हमें वास्तविक सूर्योदय से जब सनराइज़ होता है उससे लगभग कितने मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। सनराइज़ से सूरज जो है हमें पहले ही दिखाई देने लगता है, तो 2 मिनट पे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स पहले। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज़। तो ये टाइमिंग भी याद रखना, क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मिनट पहले आपको सूरज सनराइज़ से पहले ही दिखने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। साइंस से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि जो अम्ल होते हैं, एसिड, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं, बेस या बेसिक, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। स्टेटमेंट इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ लेती हूँ। पहला स्टेटमेंट है एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, याद रखिएगा, दोनों सही हैं। अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। बायो से आपका सवाल है। 11 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूकैरियोटिक सेल से सवाल है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला स्टेटमेंट है केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है। किसका? यूकैरियोटिक कोशिका का। ये कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसका केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, क्लियर होता है। दूसरा कहता है कि केंद्रकीय क्षेत्र चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। तीसरा कहता है इसमें क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम तो नहीं होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला और दूसरा सही है। पहले हिंदी में सुन लो, इंग्लिश में भी बताऊंगी। यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है और केंद्रकीय क्षेत्र चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। घिरा नहीं है, घिरा है, कवर्ड। ठीक, इंग्लिश में सुनिएगा जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं। यूकैरियोटिक सेल के बारे में पहला स्टेटमेंट है न्यूक्लियर रीजन इज़ वेल डिफाइंड, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों बातें ठीक है। एंड इट हैज़ अ सिंगल क्रोमोसोम, तो नहीं, इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं होता, ठीक है। इसमें एक क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर एक था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये दोनों ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा सवाल था। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट के एक सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पर्यावरण का एक क्षेत्र है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कौन सा पर्यावरण का एक क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के डोमेन में आता है, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में आता है। तो पहला है आपके पास जलमंडल और दूसरा ऑप्शन है स्थलमंडल। यानी कि जलमंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर और स्थलमंडल को बोलते हैं लिथोस्फेयर। तो पर्यावरण का इनमें से कौन सा क्षेत्र है, कौन सा डोमेन है पर्यावरण का, ये पूछा है। हाइड्रोस्फेयर है, जलमंडल है, या लिथोस्फेयर है, स्थलमंडल है, दोनों। जलमंडल, स्थलमंडल, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दोनों ही पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके कुछ काम का है, तो वीडियो को लाइक करते हुए आप ज़रूर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं और 14 पर। 13 आपसे कह रहा है कि कौन सा भारत का वह पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया था। थोड़ा पुराना सवाल है लेकिन अच्छा है, क्योंकि भारत का पहला स्टेट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दुनिया का पहला देश जिसने कुछ नया काम किया हो, देश की पहली महिला या देश का पहला व्यक्ति या देश का पहला राज्य, इस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। तो वो ऐसा स्टेट जिसने पूरे स्टेट में हर घर में आपको वर्षा के जल का संग्रहण करना है, प्रिजर्व करना है, बारिश के पानी को। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी फॉर ऑल हाउसेज। तो ऐसा हुआ था आपके तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की ये बात है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, अच्छा सवाल है। हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेट्यू जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा यानी कि हाईएस्ट प्लेट्यू है। कौन सा? तिब्बत का पठार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। 15 आपसे पूछ रहे हैं ओडिशा भारत के कौन से समुद्र तट पर है? तो भारत के मैप की बात की जाए तो मैप में जो ओडिशा है वो समुद्र, कौन से समुद्र तट पर आता है? तो पूर्वी समुद्र, पूर्वी ईस्ट में आता है, ये आप याद रखिएगा। इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो समुद्र तट के जो ओडिशा है वो ईस्ट में आता है, यानी कि पूर्व में आता है। ओडिशा इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा सवाल है ये आपका, मैप से रिलेटेड, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड। ठीक हो गई बात। अगला सवाल है ऋग्वेद से रिलेटेड। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये आपकी DSSB भी नहीं पूछा है। द ऋग्वेद वॉज कम्पोज अबाउट हाउ मच ईयर्स अगो? तो लगभग 3500 वर्ष पहले। अब से अगर हम देखें, लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक होगी बात, क्वेश्चन क्लियर है। आ जाते हैं 17th क्वेश्चन पर। किस नगर में अग्निकुंड मिले थे? पास्ट में किस नगर में अग्निकुंड मिले थे? इन विच सिटी
फायर ऑल्टर्स वर फाउंड, अग्निकुंड को कहते हैं फायर ऑल्टर्स। तो कालीबंगा और लोथल दोनों में, हड़प्पा कालीन सभ्यता की दोनों स्थल हैं कालीबंगा और लोथल, और दोनों में कालीबंगा और लोथल नाम याद रखना, दोनों में अग्निकुंड मिले थे, यानी कि फायर ऑल्टर्स मिले थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये दो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छे से सवाल हैं। टाइम पीरियड दिया है और पूछा है कि इस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है क्रोनोलॉजी, मुग़ल शासकों की दिल्ली पर क्या क्रोनोलॉजी थी, है ना। तो पहली वीडियोस भी आप ज़रूर देख लेना। तो बात है, समय है 1451 से 1526 का। इस दौरान कौन से वंश का शासन था? लोधी वंश का शासन था। सब बता चुकी हूँ मैं आपको क्रोनोलॉजी, ठीक है, पहली वीडियो में। तो याद रखें, जब भी 1451 से लेकर 1526 की बात की जाए तो लोधी वंश का शासन था। क्लियर होगी। अब ये पूछ रहा है भारत के गवर्नर जनरल के बारे में अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। 1848 1848 से 1856 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल कौन? अब देखो, गवर्नर जनरल का सवाल अक्सर एग्ज़ाम में ज़रूर एक तो आता ही आता है ना। ना भी आए लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, या तो उनके काल में कुछ स्पेशल हुआ हो। लेकिन एक मोटा मोटा सबका टाइम पीरियड तो आपको हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स का पढ़ना ही होता है। तो याद रखना बात, अगर 1848 से 1856 की जाए तो लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने काफ़ी पॉपुलर कार्य किए थे, काफ़ी चर्चा में रहे थे, इसलिए इनका टाइम पीरियड पूछा गया है। ठीक है, तो किसी कारणवश ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी फेमस पर्सनैलिटी का, या जब कुछ अच्छे काम हुए हों या बुरे काम हुए हों लेकिन वो चर्चा में रहे हों। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड याद रखना 1848 से 1856 का रहा था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के मॉक टेस्ट का कि पूना पैक्ट कब आया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस मॉडर्न हिस्ट्री से। पूना पैक्ट आपका आया था 1932 में, 1932 में। क्लियर होगी बात। पूना पैक्ट कब आया था? 1932 1932 में। अब आपको कुछ सेकंड्स के लिए प्लीज़ रुक जाना, ठीक है। एक दो बातें आपको बतानी है। सबसे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ आए हैं, एक्सप्लेनेशन समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप आगे भी हमारे साथ इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और देखिए, वीडियो मैं आपके लिए क्वेश्चंस को कलेक्ट करके बनाती हूँ, लेकर आती हूँ। हो सकता है रोज़ आपको वीडियो ना मिले तो 2 दिन में एक वीडियो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपके कोई और दोस्त फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं DSSB की, तो प्लीज़ उनके साथ आप वीडियो ज़रूर शेयर करें। और ये जो PDF है हर सेशन की, पहले सेशंस की भी मिल जाएगी और ये वाली भी हमारे टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पहले सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। DSSB PYQ जो मैंने कराए हैं वो सारे भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखो, तैयारी आपको करनी है तो आप ज़रूर उन क्वेश्चंस को देखना जो प्रीवियस ईयर है, कहीं से भी देख लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको हमारे टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे TGT के, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, काफ़ी सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अब तैयारी अपनी ज़रूर करते रहिए, चाहे कहीं से भी करिए, किसी भी टीचर से पढ़िए। लेकिन अब एग्ज़ाम में आपका बहुत समय नहीं रह गया है, तो फोकस करिए अपने एग्ज़ाम पर, अपने सिलेक्शन पर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।